हेलो गाइस, आज मैं ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री जो भी है वो पूरी टारगेट में रह के मैं 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करा दूँ। मुझे पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी दिन तक लग जाते हैं कराने में, बट स्टिल मैं एक रिवीजन वीडियो की तरफ इसे ले सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो भी आप इसे देख सकते हैं। आपका ये चैप्टर मैं अपनी साइड से पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितनी भी इसमें थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई थ्योरम नहीं छूटेगी और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, सब आपको कंप्लीट करा दूंगा। प्लस जो क्वेश्चंस हैं, जो 100 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है मेरे पास, वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि इन 3 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कराने की ट्राई करूँगा। और ये मैक्स आपका 4 डेज लूँगा मैं इसे कंप्लीट कराने के लिए। 3-4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। इससे बाहर क्वेश्चन निकले तो आप मेरे से कह सकते हैं। मैंने अपनी साइड से पहले से स्लाइड्स प्रिपेयर कर लिए ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो, वरना ये भी कंटेंट आपका 6-7 घंटे का निकल सकता था। मैंने पहले से अपनी एंड से इन स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लिया, बस मुझे आपको इन्हें एक्सप्लेन करते जाना है। और कुछ अगर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा में रह नहीं है तो वो भी आपको बताते रहना है। रहेगा कुछ भी नहीं, बल्कि जो बाकी लोगों ने जो करा रखा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दूंगा। इसकी आप टेंशन ना लीजिए और ज्योमेट्री को कर देते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम पकड़ेंगे ट्राइंगल्स को, क्योंकि ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ट्राइंगल्स में पहली चीज़ अगर हमको कुछ पता होनी चाहिए, वो तो पता ही है सबको, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, वो सब। अगर वो सब भी आपको इस उम्र में सीखना पड़ रहा है तो सीजीएल निकालना मुश्किल है। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि ट्राइंगल्स के 3 सम का समेशन, 3 एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। और कोई अगर स्क्वायर है, लेट सपोज, या कोई भी ऐसा एक शेप है जिसमें 4 साइड्स हैं, तो उसका 360 डिग्री होता है। ये सब आई होप आपको पता होगा, और पता तो होना ही चाहिए यार। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रह जा रही हैं, जैसे आपका उनका एक तरह से आप इसे रिवीजन वीडियो ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ्स आता है तो उसके ऊपर भी आप इस नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड आपका क्या होता है? एक ट्राइंगल में जो भी आपकी मीडियंस रहती हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। ये है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भी आपका मीडियन होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये पार्ट आपका 2 है तो ये पार्ट आपका 1 यूनिट होगा। 2:1 इनका रहता है, AG और AD का। एक और इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि ये ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में बांट देता है। मतलब अगर ये आपका सेंट्रोइड है तो ये जो 3 एरियाज में ये बटा है, ये तीनों एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको इसमें और याद होनी चाहिए कि जो समेशन होता है मीडियंस, ये जो मीडियंस आपके रहते हैं 4 टाइम्स AD प्लस BE प्लस CF, ये ग्रेटर देन होता है 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CA। और जो साइड्स की स्क्वायर का समेशन होता है 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये आपका इक्वल होता है 3 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ये 2 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और है कि अगर आप इन मीडियंस को बाहर निकालें और इनसे एक ट्रायंगल बनाएं तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय मीडियंस, ये इक्वल होता है 3/4 टाइम्स के, 3/4, जो कि नॉर्मल एरिया है ट्रायंगल का। ये 2 पॉइंट आप ये पॉइंट, ये वाला और ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। और कुछ देखते हैं इसमें। देखिए गाइस, नेक्स्ट आपका देखते हैं एक्स सेंटर क्या होता है। लेट्स से आपका ये ट्रायंगल ABC है, तो जो आपका एक साइड का आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 साइड्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है, वो पॉइंट आपका होता है एक्स सेंटर। मान लिया कि ये पॉइंट अगर O है तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये R हो जाएगा, रेडियस होगा एक सर्किल का जो एक्स सेंटर पॉइंट बना रहा है। जो बाकी साइड्स हैं उन ये साइड्स आपकी टेंजेंट्स हो जाएंगी इस पे। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल होता है एंगल BOC, ये इक्वल आपके हो जाता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ये वाला जो एंगल है उसके अपोजिट A/2। ये आप याद रखिए। और एक इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है कि जो नीचे जो सर्कल बना है आपका, उसका जो रेडियस है वो इक्वल होता है डेल अपॉन S माइनस A के। अब इसमें डेल क्या होता है? डेल आपका होता है ट्राइंगल का एरिया, और ये S आपका होता है सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a आपकी ये वाली साइड है जो BC साइड है, ये आपकी a है। ये दो चीज़ें आपको एक्सेंटर के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब जितने भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट I पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ये आपका ट्रायंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि लेट से आपने इन सेंटर को मान लिया कि वो सेंटर ऑफ सर्कल है और आपने एक सर्कल बनाया जो इन सब साइड्स को टच करेगा, तो उस सर्कल का रेडियस अगर r है तो वो r इक्वल होगा डेल अपॉन एस के, जिसमें कि डेल आपका है ट्रायंगल का एरिया और एस है आपका सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट जो आपका एंगल BIC होगा ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एक्स सेंटर के केस में ये माइनस था, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, इसमें है 90 डिग्री प्लस A/2। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपका इनका जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में ये डिवाइड करेगा AI अपॉन ID, इसका रेशियो आपके इक्वल होगा B प्लस C रेशियो A। B का मतलब जो साइड आपकी AC है ये आपकी B है, जो साइड BC है ये आपकी A है, और ये AB आपकी C है। इसी रेशियो में डिवाइड करेगा B प्लस C रेशियो A। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो यही आपका 2:1 में डिवाइड कर देगा इस तरह से, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर वो होता है जो किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, जो आपके ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं, आप ऑल्टीट्यूड्स जब गिराएंगे और वो दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर O। ऑर्थो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो एंगल BOC होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल A। बस इतना आपको ऑर्थो सेंटर में याद रखना है। एक चीज़ और जो आप याद रख सकते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को पकड़ें, ट्रायंगल BEC, तो आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो आप इसमें जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो भी आप लगा सकते हैं। और आपको एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो आपका BC जो है वो हमेशा BE से बड़ा ही होगा। ये आप याद रखिए। कभी कभी ये आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जैसे ये BC BE से बड़ा होगा उसी तरह से आपका जो AB होगा ये आपका CF से बड़ा होगा, AB आपका BE से बड़ा होगा। इस तरह से जो ऑल्टीट्यूड्स का जो समेशन है वो हमेशा ट्रायंगल की साइड्स के समेशन से लेस होगा। ऑल्टीट्यूड समेशन इज लेस देन समेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इतना आप याद रख लीजिए, ऑर्थो सेंटर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आपका आता है सर्कम सेंटर। देखिए सर्कम सेंटर वो होता है जो अगर आप कोई भी साइड पकड़ लें उस पर अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो साइड के परपेंडिकुलर भी हो और उसे बाइसेक्ट भी करे। इसी तरह से अगर आप तीनों साइड्स के लिए ऐसा करेंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा इंटरसेक्शन का वो होता है आपका सर्कम सेंटर। इसे हम डिनोट करते हैं C से। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा, 2 टाइम्स एंगल A। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है इस तरह से, जो आपकी वर्टिसेस हैं ये इस ट्रायंगल को टच कर रही होती हैं, और जो इस ट्रायंगल का जो रेडियस आपका रहता है R, उसका भी एक रिलेशन होता है। R इक्वल्स साइड A अपॉन 2 साइन A इक्वल्स B अपॉन 2 साइन B इक्वल्स C अपॉन 2 साइन C। यहाँ पे ABC क्या है, जैसे A के अपोजिट जो साइड है, A एंगल के अपोजिट वो आपकी साइड A है, C एंगल के अपोजिट जो साइड है वो आपकी साइड C है, और B के अपोजिट वाली B है। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक कोई वैल्यू, इनमें से आपको कोई 2 वैल्यू पता होती हैं, लेट से आपको R पता है और आपको ये A एंगल पता है, आपसे ये चीज़ पूछ ली जाती है तो आप वहाँ फंस सकते हैं। इसलिए ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि लेट से आपको अगर एरिया पता है तो एक रिलेशन R का ये भी होता है, R इक्वल्स ABC अपॉन 4 डेल्टा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया।
ये भी आप याद रख लीजिए। ABC ट्रायंगल की साइड्स हैं, R है आपका सर्कम रेडियस और डेल्टा है आपका ट्रायंगल का एरिया। नेक्स्ट आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इस फिगर में लेट से आपका O है आपका ऑर्थो सेंटर, G है आपका सेंट्रोइड और C है आपका सर्कम सेंटर। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है। अगर ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये जो आपका सेंट्रोइड होता है ये इस OC लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका सेंट्रोइड सर्कम सेंटर के ज़्यादा नज़दीक होता है। अगर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो आपके सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा, और जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड के अपोजिट साइड लाई करेगा। जिस साइड आपका सर्कम सेंटर है उस साइड लाई कभी नहीं करेगा। इतना आपको पता होनी चाहिए। 2:1 में डिवाइड करता है, इसे याद रख लीजिए। डायरेक्ट एक और क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में इससे। नेक्स्ट ये आपका कुछ एक कंपैरिजन की तरह है। जो आपका इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता है, इन रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r, सर्कम रेडियस को कैपिटल R से। स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस और कैपिटल R का आपका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। बाकी जो आपका डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये होता है अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर -2 टाइम्स R इंटू R। ये भी आप याद रख लीजिए। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, SSC का फेवरेट है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कुछ वेरिएशन वो देते हैं। तो इसमें जो स्मॉल r का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है स्मॉल a प्लस b माइनस c/2। ये आपकी a है, ये b है और ये c है। और जो आपका कैपिटल R होता है सर्कम रेडियस, वो आपका होता है c/2। मतलब हाइपोटेनस को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल का। देखिए एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायंगल ऑफ एरिया फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ पता है, m इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन। शॉर्टेस्ट मीडियन की जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट मीडियन आपको पता है, जो साइड सबसे बड़ी है मतलब हाइपोटेनस है उस पे जो मीडियन आपका गिरेगा ये आपका होगा शॉर्टेस्ट मीडियन। अगर आपको केवल ये गिवन है और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है S इंटू S माइनस 2m। इसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें कुछ ट्रायंगल्स में रह गई हैं, मैं उनको आगे भी कवर करवा दूंगा। आगे एक वीडियो आएगी उसमें जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ रह रही हैं आपकी वो कवर हो जाएंगी। उससे पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लेट से आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया गया और आपको कुछ परपेंडिकुलर्स प्रोवाइडेड हैं। अगर ये आपका डायगोनल है, इसकी लेंथ है अगर d और परपेंडिकुलर्स की लेंथ है P1 और P2 जो इस डायगोनल पे गिराए गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d P1 प्लस P2। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालें, इसका अलग निकालें, उन्हें ऐड कर दें। बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन केस अगर आपको प्रोवाइडेड है दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपको दे दी गई है, लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स अगर आपको पता है और आपको उनके बीच का एंगल पता है, उनके बीच का एंगल थीटा आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाता है एरिया 1/2 d1 d2 साइन थीटा। और इसमें कभी ये नहीं सोचना कि कौन सा एंगल गिवन है इन दोनों के बीच का, बिकॉज लेट से अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा अल्टीमेटली साइन थीटा के इक्वल ही होता है। अगर आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करी होगी आपको इतना पता होगा। बाकी आप बस ये याद रखिए कि अगर आपको दो डायगोनल्स की लेंथ पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो भी आप उनका एरिया निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। देखिए ये मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं सबके लिए वैलिड है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी ट्रायंगल पे सेट होती हैं, कुछ रेक्टेंगल पे सेट होती हैं, सॉरी ट्रायंगल पे, कुछ आपकी रेक्टेंगल पे सेट होती हैं, कुछ आपकी स्क्वायर पे सेट होती हैं। लेकिन ये जो कुछ फॉर्मूलेज हैं ये आपके जनरल हैं जो सब पे सेट हो जाते हैं। लेट से अगर आपके पास गिवन है कि डायगोनल्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट साइड्स का स्क्वायर का सम है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये आपका इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के।
ये याद रख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर आप एक स्क्वायर फिट कर पा रहे हैं, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन इक्वल हो जाता है। मतलब AD प्लस BC इक्वल्स AB प्लस CD के, अगर आपका फिगर इस तरह से है। पिछली जो प्रॉपर्टी थी जो प्रीवियस पेज पे थी वो आपकी थोड़ी अलग थी, वो थी आपकी AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वल हो रहा था आपका AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, इनमें कभी कंफ्यूज ना होना। और अगर आप कंफ्यूज हो भी जाओ तो आप इतना याद रख लेना कि ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, जो भी टेंजेंट्स होते हैं सर्कल पे वो इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो जब इन्हें आप इनका समेशन करते हैं तो अल्टीमेटली ये भी इक्वल निकल आते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई है, इतना आप याद रखिए। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा फिगर है और उसमें अगर आप एक सर्कल फिट कर पा रहे हैं तो जो आपके एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का समेशन होता है ये आपका आपस में इक्वल हो जाता है, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये आपका इक्वल हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल AOD के, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इतना आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रेक्टेंगल्स पे। अब देखिए आपको पता है, इतना आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, प्लस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इतना सब आपको आई होप पहले से पता होगा, तभी ये क्रैश कोर्स में से कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें आपको ये समझाने नहीं बैठाऊंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा यार, मतलब 12th पास हो आप, प्लस आपने ग्रेजुएशन भी करी है। अगर आपने किसी ने आपको इतना भी नहीं पढ़ाया है तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ, इतना मैं मानता हूँ। बाकी जो आपको चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं, मैं आपको यहाँ पे केवल वही बताने आया हूँ, ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मैं थोड़ा ऐड करके आपका सिलेबस करा दूँ कंप्लीट। मेरा मोटिव यही है। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD के, और ये अल्टीमेटली होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एंटायर रेक्टेंगल ABCD। स्क्वायर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। लेट से आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है P, कोई भी रैंडम पॉइंट है, अगर आपने उसे ज्वाइन कर दिया, ये आपका ABCD, अगर आपने उसे ज्वाइन कर दिया सारी वर्टिसेस से, ये वाला पॉइंट है आपका P, ये आपका D, तो जो आपका AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा PP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। ये आप याद रखिए, ये किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए वैलिड है। ये मैं रेक्टेंगल का बता रहा हूँ, पहले बता दूँ, स्क्वायर का भी मैंने नहीं बताया कुछ। और ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ रेक्टेंगल के लिए वैलिड है वो स्क्वायर में भी वैलिड होगी ही होगी, क्योंकि स्क्वायर एक है सिमेट्रिक फिगर आपका। ये चीज़ आप याद रखिए, ये एक सिमेट्रिक है, इसमें हर चीज़ इक्वल होती है, साइड्स इक्वल, एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। वो होते हैं, अगर आपकी साइड है A तो आपका डायगोनल हो जाएगा √2 ऑफ A। एरिया आपका होता है A स्क्वायर और पेरीमीटर आपका होता है 4A। बाकी कुछ बात आपको मेरे को ये बतानी है कि आप कभी भी ज्योमेट्री से डरा मत करिए। बहुत देखा है मैंने कि लड़के पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री में, उसके बाद भी उन लोगों को ये लगा रहता है कि पता नहीं भाई क्या छूट गया हो। देखिए आपको मैथमेटिशियन बनना है या आपको सिलेक्शन लेना है, आप बताइए। आपको सिलेक्शन ही तो लेना है। सबसे पहले तो अपना कंटेंट आपको रखना चाहिए एकदम लिमिटेड, एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपके पास कुछ होना चाहिए जिनसे आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर चुके। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है ही इतनी ज़्यादा। एक्चुअल में पेपर से एक दिन पहले क्या होता है कि हम वही शॉर्ट नोट्स हमें याद आते हैं, और जो हमने पढ़ा होता है 1-1.5 साल पहले, कोई कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन वो हमें पेपर में नहीं याद आता है। ये रियलिटी है ये।
इसीलिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए और कभी ज्योमेट्री से डरना नहीं है आपको। ज्योमेट्री में टीसीएस जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एकदम वन लाइनर टाइप के जो होते हैं, कुछ उनमें ज़्यादा नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए या आपने वो सवाल पहले लगाया होना चाहिए, तो आप उस सवाल को आराम से लगा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोई ऐसा सवाल नहीं दे दिया जाएगा कि आपको कोई बहुत खतरनाक सा फिगर बना दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें इस साइड की लेंथ कितनी है, इस तरह से वो नहीं पूछ रहा है। बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए कभी दिक्कत मत लीजिए। बट जो एकदम मिनिमम जो मैं करा रहा हूँ वो तो आप कर ही लीजिए, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करनी है। इतना आप एक बार कर लीजिए, ये कंप्लीट है, कुछ इसमें ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो आपका पूछा गया या फिर जो पूछा भी जा सकता है। एटलीस्ट जितना आ चुका है वो तो मैंने एक जगह कंपाइल करके रख दिया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड पार्ट होगा ज्योमेट्री का, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी चीज़ें रह गई हैं ज्योमेट्री में उनका भी रिवीजन करवा दूँ। उसके बाद फिर जो थर्ड और फोर्थ वीडियो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट है और सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हेलो गाइस, तो ये आपका ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में आपको पहले करा चुका हूँ, वो अराउंड 25 मिनट्स का था। इसमें हम आगे जितनी भी थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज़ और आपके जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो हम कवर करेंगे और जितनी जल्दी हो सके हम इस थ्योरी को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, अपनी तरफ से मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और थ्योरम्स और जितने भी आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट, जो आपके पेपर में डायरेक्ट उठा के दे देते हैं, वो मैंने सब कवर करे हैं। सबसे पहले थोड़ा पैरेललोग्राम के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे आगे पैरेललोग्राम का काफ़ी यूज़ होने वाला है। काफ़ी सारे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों साइड, दो साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, ये अपोजिट साइड्स, और ये आपस में इक्वल भी होती हैं। इस एंगल का समेशन प्लस इस एंगल का समेशन 180 डिग्री के इक्वल होता है, इतना तो आपको पता होगा। देखिए नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होनी चाहिए कि लेट से आपके पैरेललोग्राम की साइड्स ए बी सी डी हैं और डायगोनल्स हैं D1 एंड D2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर। अगली प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर कोई भी एक पॉइंट आपको दे दिया गया है E इनसाइड अ पैरेललोग्राम, तो आप उस पॉइंट को पहले ज्वाइन कर दीजिए जितनी भी वर्टिसेस हैं उनसे, उसके बाद जो आपके अपोजिट एरियाज का समेशन होगा ये आपस में इक्वल होगा। मतलब एरिया ऑफ दिस AED एंड एरिया ऑफ दिस BEC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ये AEB प्लस, मतलब अगर इसे मैं 1 लिख रहा हूँ और इसे 2, इस एरिया को इसे 3, ये वाला 4, तो जो आपका 1 + 2 होगा ये आपका 3 + 4 होगा। ये एरियाज आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है रोम्बस। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये दोनों पार्ट आपके इक्वल होंगे और ये आपस में 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। इसीलिए जो इसका एरिया होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है हाफ D1 D2, वेयर D1 एंड D2 आर द डायगोनल्स। नेक्स्ट अगर रोम्बस को कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो आप हमेशा ट्राई करिए कि एक ये छोटा ट्रायंगल पकड़ लीजिए और इसमें पाइथागोरस लगाने का ट्राई करिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड होते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको इसमें इतना याद रखना है। और इन केस आपको ये वाला एंगल थीटा दे दिया जाता है और तब आपको एरिया फाइंड करना है तो वो भी ईजी है। तो इस केस में आपका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A स्क्वायर साइन थीटा, वेयर A इज द साइड ऑफ द रोम्बस। अगला हम लोग बात करते हैं ट्रेपेजियम के बारे में। देखिए ट्रेपेजियम में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद इसका एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H × A + B अपॉन 2। H इज द हाइट, मतलब ये जो परपेंडिकुलर हाइट है आपकी, A और B आपकी हैं जो पैरेलल साइड्स हैं, समेशन ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2। ये आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंगल A और एंगल D है इनका समेशन 180 डिग्री हो जाएगा और ये B और C का भी 180 डिग्री। देखिए ट्रेपेजियम के अंदर जब आप डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो आपके दो सिमिलर ट्रायंगल्स आपको मिल जाते हैं।
जो आपका ट्रायंगल ओ सी डी होगा ये आपके सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ ए बी के। अब अगर आप ये सिमिलरिटी चाहें तो याद कर सकते हैं। बाकी आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट वाला ये जो रिलेशन है इसे याद कर लीजिए। जो आपका ओ ए इंटू ओ डी ये आपका इक्वल हो जाएगा ओ बी इंटू ओ सी के। दोनों में से आपको जो इजी लगे आप ये कर सकते हैं। आप चाहें तो सिमिलर ट्रायंगल्स पहचान लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। तो आप सिमिलरिटी भी इस ट्रायंगल में लगा सकते हैं, कोई भी जो आपको आसान लगे। नेक्स्ट आपका आता है ट्रेपेजियम के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आप AD और BC के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो उसकी जो लेंथ होती है वो आपकी हाफ इंटू समीशन ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ AB प्लस CD इसके बराबर आ जाती है। इन दोनों का आप समीशन करिए और उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपकी EF की लेंथ आ जाएगी। और एक चीज़, ये आपका जो EF होता है ये हमेशा CD साइड के पैरेलल होता है, ये भी आप याद रख लीजिए। देखिए, और कभी भी अगर आपसे ये प्रोवाइडेड हो आपको AC जो आपके दोनों डायगोनल्स हैं AC और BD, तो इनमें एक रिलेशन होता है इनका और जो ट्रेपेजियम की साइड्स हैं उनका। इस पर भी बेस्ट क्वेश्चन आ चुका है पहले कि जो आपका AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर डायगोनल्स के स्क्वायर का समेशन ये आपका इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स AB इंटू CD। मतलब जो नॉन इक्वल साइड्स हैं उनके स्क्वायर का समेशन प्लस ट्वाइस ऑफ पैरेलल साइड्स, ये आप याद रख लीजिए। और अगर इन डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स E और F हैं तो जो लाइन E और F को ज्वाइन कर रही है उसकी जो लेंथ होगी वो आपकी हो जाएगी हाफ ऑफ CD माइनस AB। ये भी आपको रिलेशन डायरेक्ट याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पॉलीगन की प्रॉपर्टीज। पॉलीगन मतलब कोई भी आपका फिगर जिसमें n साइड्स हैं उसे आप एक पॉलीगन बुला सकते हैं। जनरली क्या होता है कि हमें 4 मतलब स्क्वायर या रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम तक के रिलेशंस याद रखे रहते हैं हम लोग को बचपन से, बट जो पॉलीगन्स होते हैं इन्हें हमने कभी इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होता है। पॉलीगन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे कि इनमें जो एक्सटीरियर एंगल होगा उनका समेशन जो होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है, भले ही n की कोई भी वैल्यू हो। हम कोई भी हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन उठा लें, इसमें एक्सटीरियर एंगल्स का समेशन हमेशा 360 डिग्री होता है। और जो आपका इंटीरियर एंगल्स हैं उनका समेशन आपका n-2 इंटू 180 डिग्री ये हो जाएगा। जो आपके डायगोनल्स हैं फॉर अ पॉलीगन विद n साइड्स नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी n इंटू n-3 अपॉन 2। सिमिलरली अगर आपको कोई वर्टेक्स प्रोवाइड कर दिया गया है, लेट्स से आपके पास ये वर्टेक्स है एक पेंटागन में, और आपसे पूछ दिया कि इस वर्टेक्स से कितने डायगोनल्स बनेंगे, तो उसका आपका आंसर हो जाता है n-3। इतना आप इसमें याद रख लीजिए। नेक्स्ट, अगर कोई भी आपके पास रेगुलर पॉलीगन है, मतलब रेगुलर पॉलीगन मतलब उसकी सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं और उसी के परिणाम जो उसके एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके एरिया का फॉर्मूला आप लेट्स से उसकी साइड है A और पॉलीगन साइड लेंथ है A और पॉलीगन में टोटल n साइड्स हैं, तो उसका एरिया हो जाएगा na²/4 cot π/n। ये डायरेक्ट रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेराइव करने बैठ जाएंगे या फिर अगर डायरेक्ट आपको कोई साइड प्रोवाइड कर दी गई तो उससे एरिया निकालने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है रियल टाइम में एग्जाम में। नेक्स्ट जो आपका ये इन रेडियस होता है स्मॉल r, इसका रिलेशन होता है a/2 cot π/n। और जो आपका सर्कम रेडियस होता है कैपिटल R जो कि इन रेडियस से बड़ा होता है, उसका फॉर्मूला आपका हो जाता है a/2 cosec π/n। ये 3 चीज़ें आपको इसमें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, आप एक रिलेशन मेरे कहने पे ये भी याद कर लीजिए जो ऑक्टागन के एरिया का होता है, बिकॉज बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा देखा गया कि वो ऑक्टागन का एरिया आपसे निकलवाना चाहते हैं। आपको ऑक्टागन की कोई एक साइड दे देंगे, लेट से 4 सेंटीमीटर रेगुलर ऑक्टागन देंगे आपको, बोलेंगे आप इसका एरिया बता दीजिए। अगर आप इसे वैसे करने आप चाहें तो इसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था na²/4 cot π/n। इस रिलेशन से भी आप कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट इसका एक फॉर्मूला है 2 टाइम्स √2 + 1 इंटू a², और ये आपको ऑप्शन में एज इट इज मिल जाता है, इसीलिए आप इसे याद कर लीजिए एक बार। आपको जैसे मैं बता दूं, लेट से आपसे बोल दिया गया एग्जाम में कि आपको पेंटागन का एरिया फाइंड करना है, जब आपको इसकी कोई एक साइड प्रोवाइड कर दी गई और बोल दिया गया कि एक रेगुलर पेंटागन है, तो एक मेथड तो जो आपका लॉन्ग मेथड हो जाता है उसमें आपको पहले इसे ब्रेक करना पड़ेगा 5 इक्वल ट्रायंगल्स में,
पेंटागन को, फिर आपको इसकी जो हाइट होगी ये आपको निकालनी पड़ेगी, आपको ये एंगल भी फाइंड करना पड़ेगा। इस समय बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा आपका। इसीलिए मैंने बोला था जो आपका वो डायरेक्ट रिलेशन होता है NA²/4 cot π/n, ये आप सीधे सीधे याद कर लीजिए, बहुत ईजी हो जाएगा। इसमें n की वैल्यू जैसे आप 5 डालेंगे तो π/n आपका आ जाएगा 180/5 = 36, मतलब NA²/4 cot 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसीलिए अगर आपको ये रिलेशन डायरेक्ट याद है तो बहुत आपकी हेल्प हो सकती है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ देख लेते हैं हेक्सागन के बारे में। हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, लेट्स से ये ABCD हैं, E and F। अब हेक्सागन में क्या है आपका कि 2 तरह के डायगोनल्स हो सकते हैं। एक डायगोनल जो आपका ये लंबा वाला AD है और एक डायगोनल आपका ये छोटा वाला जो BF है। इन दोनों डायगोनल्स की लेंथ होती है अलग अलग। जो आपका सबसे लंबा डायगोनल है AD या फिर आप CFB कोई भी ले सकते हैं इनमें से, इसकी लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ A, अगर आपकी कोई भी रेगुलर हेक्सागन की साइड अगर A है तो। और जो आपका छोटा वाला है जो आपका डायगोनल होता है BF, इसकी लेंथ हो जाती है आपकी √3A। इन दोनों डायगोनल्स की आप लेंथ याद कर लीजिए। SSC बहुत बार हेक्सागन से क्वेश्चन पूछता है प्री के पेपर में, मेंस में तो पूछेगा ही पूछेगा, वरना प्री में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, चांस है इसके, क्योंकि ज्योमेट्री का वेटेज आपको पता है कि ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए कि हेक्सागन के अंदर जितनी भी आप अगर जो लंबे वाले डायगोनल्स हैं उन्हें आप बनाइए, फिर ये जो इस हेक्सागन को डिवाइड करते हैं ये 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये सब इक्वलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं ऑफ साइड A, और इनका जो एरिया होता है वो हेक्सागन का टोटल एरिया अपॉन 6 होता है। 6 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं ये डायगोनल्स किसी भी हेक्सागन को। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सर्कल्स की प्रॉपर्टी। सर्कल से भी 1-2 क्वेश्चन प्री में हमेशा आते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अगर आप एक कोई आर्क है सर्कल का जो कि थीटा एंगल सबटेन कर रहा है उसके सेंटर पे, तो आपसे कभी कभी पूछ सकता है कि उस आर्क की लेंथ कितनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि L = R टाइम्स थीटा हो जाता है। और जो रिलेशन इसका सिंप्लीफाइड है वो ये है कि L = 2πr × θ/360। लेट से आपको थीटा अगर दे दिया गया है 60 डिग्री, तो आपकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2πr × 1/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लेंथ फाइंड कर सकते हैं आर्क की, अगर आपको उसका रेडियस पता है और आपको एंगल पता है। अगली जो आपकी थ्योरम आती है सर्कल में वो आती है आपकी ऑल्टरनेट सेगमेंट पे बेस्ड। अगर कोई भी एक टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया है लेट से PT, और उस टेंजेंट जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रहा है सर्कल के, वहाँ पे आपने एक ट्रायंगल बना दिया सर्कल के अंदर, तो आपके पास एक एंगल्स का अच्छा खासा रिलेशन आ जाता है। जैसे कि ये एंगल लेट सपोज आपका अगर अल्फा है तो जो ये वाला एंगल हो जाता है ऑल्टरनेट एंगल इसके, ये भी अल्फा हो जाता है। अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी बीटा के इक्वल हो जाता है। ये हर सर्कल में हर केस के लिए वैलिड है, प्रोवाइडेड एक जगह कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब एक तरह से आपने टेंजेंट ड्रॉ करा होना चाहिए बस। देखिए नेक्स्ट कभी कभी ये वाला सिनेरियो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जिसमें एक पॉइंट से आपको 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए जाते हैं सर्कल के ऊपर। उसमें सबसे पहले ये जो बेसिक आपको पता होना चाहिए वो ये है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, PA = PB। नेक्स्ट वो क्या करता है कि आपको इसमें से कोई एक साइड प्रोवाइड कर देगा, या तो ये आपका AN दे देगा या फिर AB दे देगा, जो आपके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं टेंजेंट्स के सर्कल पे उनको ही आपस में ज्वाइन करवा देता है। देन कोई आपसे कोई भी न्यूमेरिकल हो सकता है, बट आपको हमेशा याद रखना है कि आपको इसमें कभी भी सिमिलैरिटी यूज़ नहीं करनी है। सिमिलैरिटी पहले मैं बता देता हूँ किस तरह से आएगी। जैसे इन दोनों, ये ट्रायंगल आप देखिए छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला AOP, ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं क्योंकि इनमें एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, और अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो दूसरा वाला हो जाता है 90 - अल्फा, और ये इनमें ये जो आपका 90 - अल्फा एंगल है ये इन दोनों में कॉमन हो जाता है। तो इसी तरह से आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, बट इसमें कभी सिमिलैरिटी कभी यूज़ मत करना। सिमिलर होते हैं बट आपको कभी यूज़ नहीं करनी है सिमिलैरिटी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है एग्जाम में कभी कभी, बिकॉज ये फिगर आड़ा तिरछा कैसा भी बन सकता है। लेट से अगर आपको यहाँ इस पॉइंट से बना देंगे तो हो सकता है आपको ये ना याद आ पाए किस तरह से अप्लाई करनी, इसलिए आप इसमें हमेशा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करने की कोशिश करिए।
आप हमेशा एंगल का टेन कॉट साइन जो भी रिक्वायर्ड है वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि आप सिमिलरिटी भी जब भी 90 डिग्री आ जाए तो हमेशा आप जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको प्रेफर करिए सिमिलरिटी के ऊपर। बस यही मेरे को इसमें बताना था, और बाकी इसमें कोई ऐसा कोई और रिलेशन नहीं है जो एज इट इज़ आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट आपका ये आ जाता है टेंजेंट्स की एक और प्रॉपर्टी है, ये प्री के एग्जाम में बहुत बार आती है, बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका ये सीजीएल प्री में इस तरह के क्वेश्चन आता है, हर शिफ्ट में आता है इस बार। तो जो भी आपका ये टेंजेंट ड्रॉ होता है पीटी, ये पीटी स्क्वायर इक्वल हो जाता है पीए इंटू पीबी के, मतलब जहाँ भी आपका लाइन ये टच करेगी सर्किल को उन पॉइंट्स का आपको प्रोडक्ट लेना है। मतलब अगर टी पे इसने टच किया तो पी टी स्क्वायर इक्वल्स पी ए इंटू पी बी, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। अगला इसमें ये वाला वेरिएशन भी आ सकता है कि दोनों में से कोई टेंजेंट हो, बस ये एक कॉमन पॉइंट से सर्किल को इस तरह से क्रॉस कर रहे हो, तो इस केस में आपका पी ए इंटू पी बी इक्वल हो जाएगा पी सी इंटू पी डी के। ये रिलेशन भी आप याद कर लीजिए। देखिए ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट कुछ प्रॉपर्टीज़ इनमें रह भी रही हैं और कुछ और भी हैं जो आपको एक्स्ट्रा पता होनी चाहिए, जो कि डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं कुछ जो एग्ज़ाम में आपके यूज़ आ सकते हैं। ये मैं आगे डिस्कस करता हूँ अभी। देखिए कभी कभी क्या करता है वो कि आपको एक इस तरह का फिगर दे देगा जिसमें आपका एक सेमी सर्कल होगा, उसके अंदर कुछ इस तरह से और सेमी सर्कल बने होंगे, और फिर जो रिमेनिंग एरिया होगा उसमें आपका पूरा सर्कल बना होगा। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि इस पूरे सर्कल का रेडियस कितना है, और आपको ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस दे देगा। इस केस में आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होना चाहिए, वरना इसे अगर आप करने बैठेंगे तो आप इसमें पाइथागोरस लगा कर तो देंगे, बट उसमें आपका अच्छा खासा टाइम खराब हो जाएगा। डायरेक्ट रिजल्ट जो आपका होता है वो होता है एन आर अपॉन 2n+1। अब इसमें r आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, जो n हो जाएगा आपका, आप इन्हें काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 अपॉन 2 ये n आपको इसमें 2 पुट करना होगा। यहीं अगर 6 होते तो इस केस में आपका n हो जाता 3। आपको कुल मिला के पूरे सर्कल्स काउंट करने हैं, कितने सर्कल्स हैं वो इसमें आपको पुट कर देने हैं। कैपिटल R आपको पता है, आपको n पता है, इससे आप स्मॉल r निकाल सकते हैं। ये वाला भी एसएससी का काफ़ी फेवरेट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी दो कॉर्ड्स होती हैं उनके बीच के एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने को दे देता है वो, बट होता क्या है कि आपको वो जो कॉर्ड हैं जो आपके आर्क हैं वो जो एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं वो आपको दे देगा। लेट से जो आपका ए सी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है एक्स, और जो आपका बी डी आर्क है वो सेंटर पे एंगल बना रहा है वाई, और आपसे पूछ ले कि ये जो जब इंटरसेक्ट करेंगे ये जो कॉर्ड्स तो वो एल्फा एंगल कितना होगा, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है एल्फा इक्वल्स एक्स प्लस वाई अपॉन 2। ये आप याद रख लीजिए। और इन केस अगर ये दोनों आपके जो सेगमेंट्स हैं ए डी और बी सी ये अगर सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो आपका एंगल हो जाता है होता जाता है एक्स माइनस वाई अपॉन 2, एल्फा की वैल्यू ये हो जाती है। ये दोनों आपको याद होनी चाहिए, बस आपको इंटरसेक्शन देखना है कि कहाँ हो रहा है। अगर सर्कल के बाहर हो रहा है तो एक्स माइनस वाई अपॉन 2, सर्कल के अंदर हो रहा है तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2। एक्स और वाई क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, जो आपके आर्क सेंटर पे एंगल बनाएंगे वो। देखिए नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि जब भी आप सर्कल्स को इस तरह से स्क्वीज कर देते हैं, लेट से दो आपकी लाइंस जा रही हैं नॉन पैरेलल, उसमें आपने इन सर्कल्स को इस तरह से कंप्रेस कर दिया है, तो इस केस में जो आपके सर्कल्स होते हैं वो आपके जीपी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉलो करते हैं। मतलब किसी स्पेसिफाइड अमाउंट से मल्टीप्लाई करें आप तो आपके आगे के सर्कल्स का भी रेडियस निकाल सकते हैं। और इस केस में जो आपका आर स्क्वायर हो जाता है R2 स्क्वायर, ये हो जाता है R1 इंटू R3। मतलब जो आपका मिडिल सर्कल होगा उसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू R1 इंटू R3। ये जो R, दीज आर द रेडियस ऑफ दीज सर्कल्स। और एक इसमें वेरिएशन होता है, जब आपको ये वाला एंगल अगर लेट से पता चल गया तो वो भी हम आगे देखेंगे कि तब आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता चल गया कि ये थीटा 60 डिग्री है तो ये जो कॉमन रेशियो उनका निकल जाता है 1/3 आ जाता है। मतलब अगर इस सर्किल का रेडियस अगर आपका है 9 तो इस वाले का आपका आ जाता है 3 और इस वाले का आ जाता है 1। इस तरह से है, आगे से डिस्कस करेंगे। आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए कि मैंने छुड़वा दिया, अभी आगे मैं से करवा दूंगा पूरा। नेक्स्ट आपका ये है कि अगर सर्कल्स को एक
इस तरह से आपके अरेंज कर दिया गया है। एक लाइन के नीचे 2 सर्कल्स हैं जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और जो उनके बीच में एरिया रह गया उसमें आपने एक तीसरा सर्कल बना दिया। और अगर आपको ये दोनों वैल्यूज़ प्रोवाइडेड हैं बड़े सर्कल्स के जो रेडियस है, आपसे इस छोटू सर्कल का रेडियस पूछा है, तो इसे निकालने के रिलेशन होता है 1/√c, ये इक्वल हो जाता है 1/√a प्लस 1/√b के। इस रिलेशन को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। याद क्या करना, आप इसे एक बार 2 बार आप इसे पढ़ लीजिए, आपको वैसे याद हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि लेट से आपने एक पॉइंट O चूज़ किया सर्कल के अंदर, सॉरी एक ट्रायंगल के अंदर, और आपने उससे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर दिए जितनी भी साइड्स हैं उन पे, और आपको इन सब की वैल्यूज़ अगर प्रोवाइडेड कर दी गई है तो एक रिलेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए। जितने भी ऑल्टरनेट ये जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स बनने हैं इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल हो जाता है। मतलब AF इंटू BD, ये AF आपका, ये BD इंटू CE, इनके जो स्क्वायर्स का समीशन हो जाएगा आपका AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपका इक्वल हो जाएगा जो बाकी के सेगमेंट्स आपके रह गए BF स्क्वायर प्लस आपका CD स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। ये आप याद रख लीजिए, स्क्वायर्स का समीशन होता है, प्रोडक्ट नहीं। इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं खुद हो गया था। प्रोडक्ट नहीं बल्कि जो स्क्वायर्स का समीशन है आपका वो इक्वल हो जाएगा जितने भी ऑल्टरनेट सेगमेंट्स हैं उनका। बाकी इस वाली वीडियो को यहीं तक रखते हैं। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको इस सेकंड पार्ट में कराई हैं, एक थर्ड पार्ट भी आएगा क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपके साइन रूल, कोसाइन रूल, सिमिलैरिटी के कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके अलावा भी कुछ और डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो का थर्ड पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको वो सारी प्रॉपर्टीज़ करवा दूंगा। तब तक आप इन वीडियोस को रिवाइज करते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, और जितने भी थ्योरम्स आपकी रिजल्ट्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैंने सब कराए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं कि उसमें छुड़वा दिया हो। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वेट कर सकते हैं। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता होगा कि पार्ट 4 है आपका ज्योमेट्री सीरीज़ का, जिसमें मैं अभी आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स और रिलेशंस होते हैं वो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। जैसे कि कुछ अभी केवल 10-12 और जो आपके टाइप्स हैं वो बचे हैं बस प्रॉपर्टीज़, जो मैं आपको करवा दूँगा। फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, कुछ 50-60 क्वेश्चंस का कलेक्शन है अच्छा खासा, जो आपके प्री लेवल प्लस मेंस के लिए। तो जो मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑलरेडी। जो आपके प्री में आपके पूछे जाते हैं डायरेक्ट, वो आपको कैसे टैकल करने हैं ये भी आप देख लेंगे। तब तक ये वाली प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसे कभी भी अगर एक सर्किल ट्रायंगल के अंदर इस तरह से फंसा दिया जाए और आपको उस सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट्स हैं उनकी आपको वैल्यू पता है, लेट से आपको ये x की वैल्यू पता है, आपको y पता है और z पता है। देखिए ये आपस में तो इक्वल होंगी, जो आपका यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, ये मैंने शो भी किया है इसमें। बट कभी कभी अब आपसे जो सर्किल उसके अंदर फिट कर दिया गया उसका रेडियस पूछ सकता है। वो रेडियस आपको निकालने के लिए वैसे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं ये 90 करके, बट वो थोड़ा लंबा मेथड पड़ जाता है। डायरेक्ट रिलेशन है आपका r स्क्वायर इक्वल्स XYZ अपॉन x प्लस वाई प्लस z। ये रिलेशन आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल B का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर प्लस एंगल C का जो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करेगा वो वहाँ कितना एंगल बनेगा, अगर आपको ये पता करना है तो जो आपका एंगल जो बच गया है ये आपका थीटा होता है, ये उसी एंगल के हाफ के इक्वल हो जाता है, थीटा इक्वल्स a/2। ये प्रॉपर्टी एक आप याद कर लीजिए। देखिए इन सब से प्री में बहुत क्वेश्चंस आते रहते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं, मतलब हर आप जो दूसरा तीसरा मॉक लगाने बैठेंगे इससे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। मेंस में भी इसमें आ सकता है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव बनाने के लिए वो इसमें एक चीज़ और डाल सकता है कि लेट से आपको कोई लेंथ पकड़ा दी या कोई भी और वेरिएशन हो सकता है। उस तरह के क्वेश्चंस भी हम देख लेंगे आगे आने वाले में, बट ये तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतना ही अगर आप कर लेते हैं, केवल जो ये 1.5 घंटे का मैंने पूरा रिविजन करवाया है, इतने से प्री में तो आप आग लगा देंगे। प्री में आपके ज्योमेट्री में 5 क्वेश्चन पूरे सही हो जाएंगे केवल इतना देखने से। बाकी उसमें भी और क्या ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जैसे आपको कोई भी ट्रायंगल ABC का आपको मीडियन दे दिया गया AD और ये एक परपेंडिकुलर AE है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो अल्फा, उसकी डायरेक्ट वैल्यू होती है हाफ ऑफ एंगल B
माइनस एंगल सी। अब एंगल बी एंगल सी आप याद रख सकते हैं कि जो एंगल आपके दो बचे हैं उनकी बात हो रही है, इनका जो डिफरेंस होता है, और अल्टीमेटली अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे तो अल्फा भी 0 हो जाएगा इफ बी इक्वल सी। ये भी आप याद रख सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन है। बाकी इसका डेरिवेशन भी काफ़ी इजी सा है, बट ये रिलेशन अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा मेरे हिसाब से। और देखते हैं नेक्स्ट कौन सी प्रॉपर्टी रह गई है। देखिए, इन केस अगर आपको ट्रायंगल दे दिया जाए और उसके जितने भी मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के उनको आपस में ज्वाइन कर दिया है हमने, तो ये जो फिगर बनता है इसमें सारे ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है। इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा और जो इसका एरिया होगा अंदर वाले का, ये सब आपस में इक्वल होंगे। दिस ऑल विल बी इक्वल a/4 वेयर a इज द एरिया ऑफ द एंटायर ट्रायंगल। ये प्रॉपर्टी देख लीजिए। नेक्स्ट ये वाली ज़रूर याद रखना, जैसे इसमें आपका एक ट्रायंगल ABC में आपका AD मीडियन है, आपका BE मीडियन है और CF मीडियन है, और हमने क्या किया कि जो पॉइंट्स आपके E और F थे उन्हें हमने आपस में ज्वाइन कर दिया और वो आपके ओरिजिनल AD मीडियन को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो आपसे वो पूछ सकता है कि OA रेशियो OG रेशियो GD ये कितना होगा, इनके वो आपको रेशियो पूछ सकता है। ये रेशियो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये रेशियो आपका होता है 3:1:2। मतलब जो आपका OA होगा ये आपका सबसे बड़ा होगा, उसके बाद आपका GD होगा और फिर आपका OG होगा। अगर आपका OA 3 यूनिट है तो आपका GD होगा 2 यूनिट और OG होगा 1 यूनिट। और इनकेस अगर और भी वो गहराई में जाके ये पूछ लेता है कि ये जो छोटू ट्रायंगल है इसका एरिया कितना होगा, तो इसका एरिया हो जाता है a/12 वेयर a इज द एरिया ऑफ एंटायर ट्रायंगल। एक ये वाली प्रॉपर्टी भी देख लीजिए, ये आपके मेंस में बहुत बार आ चुकी है, 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। जब भी आपके जो मीडियंस आप बना रहे हो उनमें से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री हो जाए उनके इंटरसेक्शन का, लेट से ये एंगल आपका इंटरसेक्शन का थीटा ये आपका 90 डिग्री हो गया, मीडियंस जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब, तो जो आपका AG इक्वल्स BC हो जाता है। मतलब ये जो लेंथ आपकी होगी ये इस वाली लेंथ के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो BE स्क्वायर जो आपके बड़े वाले मीडियंस हैं प्लस CF स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। ये वाला आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर, जो मीडियन आपका यहाँ तक गिरेगा। नेक्स्ट होता है जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल वो कितना होगा। इस केस में अगर आपको BE और CF ही दिए गए हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तब भी निकाल सकते हैं। उसका रिलेशन है 2/3 इंटू BE इंटू CF। और एक और चीज़ आपको याद रख सकते हैं आप चाहें तो, कि आपका जो AB स्क्वायर है प्लस AC स्क्वायर है, दिस विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। बस ये 4 पॉइंट आप इसमें याद कर लीजिए। देखिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका सिमिलैरिटी का है। आप लोगों ने पढ़ रखी होगी पहले से, आई होप। सिमिलैरिटी नहीं भी पढ़ी तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे दो ट्रायंगल्स तब सिमिलर होते हैं जब उनकी साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल होता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि अगर AB साइड की लेंथ है 1 यूनिट और DE की लेंथ है 3 यूनिट, और हमें पता है कि BC की लेंथ है आपकी 4 यूनिट, तो आपके ट्रायंगल्स तभी सिमिलर होंगे जब आपका EF भी इसी रेशियो में मल्टीप्लाई करके आएगा। मतलब अगर ये 1 से 3 हुआ है इंटू 3 है तो ये भी आपका इंटू 3 12 होना चाहिए। इसी तरह से अगर ये इसकी वैल्यू 2 है तो ये भी आपका इंटू 3 6 होना चाहिए। तब ये आपके ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी सिमिलरिटी के आप ये रिलेशन भी आप चाहें तो क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा बेनिफिशियल यही रहता है कि आप ये देख लीजिए कि किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, और वही चीज़ बची हुई साइड के लिए भी कर दीजिए। बस कभी कभी फंसाने के लिए ये वैल्यूज इंटरचेंज कर देता है। जैसे आपको बोल सकता है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EFD। अब इसमें आपको थोड़ा कॉशियस रहना है कि इसने थोड़ी सी वैल्यू बदल दी, जो ट्रेडिशनल DEF है वो नहीं है, तो डायरेक्ट रिलेशन ना अप्लाई करें। आप ट्रायंगल्स बना के देख सकते हैं, फिर देख लीजिए कि कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग। जैसे इसमें AB आपकी EF के करस्पॉन्डिंग है, उसी तरह से BC जो है वो FD के करस्पॉन्डिंग साइड है। देखिए, एक चीज़ और जो हो सकता है आपको ना पता हो कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ये ट्रायंगल A ट्रायंगल B, तो इनकी साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही आपस में, प्लस
जो इनके ऑल्टीट्यूड्स होते हैं, ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो, ये भी आपस में इक्वल होते हैं। मीडियंस का रेशियो और जो भी कोई भी सीवेन अगर आपने गिराया है तो उनके रेशियो भी इक्वल होते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि इस पे बेस भी क्वेश्चन आ चुका है कि दो ट्रायंगल्स के ऑल्टीट्यूड का रेशियो आपको दे दिया और आपसे पूछ लिया कि उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। मतलब अगर आपके पास ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो 3:5 है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि साइड्स का रेशियो भी यही होगा और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, और अल्टीमेटली उनके एरियाज का रेशियो इनका स्क्वायर हो जाएगा 9:25। इस तरह से ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा इसको। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी बहुत बार पूछ चुका है CHSL और CGL के पेपर में, जिसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है हाइपोटेनस पे करा दिया जाता है, तब कुछ वैल्यूज आपसे पूछ ली जाती हैं या कुछ रेशियो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको एरिया पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा, आप कैसे भी निकाल दें। मतलब जो आपका AB इंटू BC होगा ये आपका इक्वल होगा BD इंटू AC का, मतलब परपेंडिकुलर इंटू बेस। वही सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आपका जो परपेंडिकुलर रहेगा BD, इसका स्क्वायर इक्वल होगा AD इंटू DC के, दिस इंटू दिस, इसके प्रोडक्ट के। फिर जो आपका AB स्क्वायर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा AD इंटू कंप्लीट AC। इसी तरह से जो आपका BC स्क्वायर होगा ये आपका होगा CD इंटू कंप्लीट AC। ये चार रिलेशन आप याद कर लीजिए एकदम कंठस्थ, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। ज़्यादातर केस में इनके रेशियो पूछ ले जाते हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि AB और BC का जो रेशियो होगा वो अल्टीमेटली AD रेशियो CD ही आ जाएगा। मतलब जो ये जिस रेशियो में D पॉइंट ने डिवाइड कर रहा है, दो साइड्स हैं वो इस स्क्वायर में प्रेजेंट होती है, स्क्वायर के रेशियो में। इतना भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पहले आ चुका है इसलिए मैंने बताया है। देखिए कभी भी आपके पास अगर दो सर्कल्स हैं तो आप उसमें उनके बीच भी टेंजेंट बनाएंगे तो वो टेंजेंट दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट टेंजेंट, मतलब सेम साइड पे अगर आप बना देंगे टेंजेंट तो उसे हम कहते हैं DCT, जो आपका ये वाला टेंजेंट है। एक होता है आपका, ये आपका DCT हो गया। एक होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, जो आपका ये अगर यहाँ से इसके नीचे से स्टार्ट हुआ तो यहाँ ऊपर फिनिश होता है, इस तरह से क्रॉस कर रहा होता है। अब देखने में तो भाई ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ज़्यादा बड़ा लगता है, बट एक्चुअल केस में आपका DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बड़ा होता है। कोई भी अगर पूछे कि DCT और TCT में क्या बड़ा है तो आप कहेंगे दैट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब इसमें क्या होता है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है कि आपको दो सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस O डैश गिवन होगा, आपको उन सर्कल्स का रेडियस भी गिवन होगा। आपसे पूछा क्या गया होगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताइए या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताइए। आप इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर पूछ लिया तो इनका रेशियो भी पूछ सकता है आपसे कि DCT और TCT का रेशियो क्या होगा। ऑब्वियसली DCT बड़ा होगा थोड़ा, बट इनका रिलेशन देख लीजिए एक बार। ये होता है अंडर रूट डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स का स्क्वायर, O डैश स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R1 माइनस R2 स्क्वायर, जो उनका डिफरेंस है उनका स्क्वायर। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला सेम होता है, बस जहाँ पे हम डिफरेंस ले रहे थे यहाँ पे आ जाता है इनका समेशन। ये आप देख लीजिए, और मेरे हिसाब से ये आपकी ज्योमेट्री की लास्ट प्रॉपर्टी है। इसके बाद कोई प्रॉपर्टी नहीं बची है, अगर बची हो तो हम देख लेते हैं। जी वो आखिरी प्रॉपर्टी थी वो वाली। अब जैसा कि आपकी ज्योमेट्री की जो थ्योरी थी, ये अब हो चुकी है कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। दिस इज फिनिश्ड। आप कोई भी क्वेश्चन कुछ भी कहीं से उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर पेपर का। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप जो मॉक टेस्ट होते हैं ग्रेड अप वगैरह वाले बहुत रिलेवेंट होते हैं, आपको भी पता है, टेक्स्ट बुक के भी, उनका कोई मतलब नहीं होता उन्हें लगाने का। जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप इतनी थ्योरी पढ़ के पूरा सॉल्व कर पाएंगे 100% मेरी साइड से। थ्योरी में मैंने आपको 20 मिनट का शायद पार्ट 1 था, ऐसे 20 मिनट का पार्ट सेकेंड, 25 मिनट का पार्ट थर्ड आपको, और ये 15 मिनट का। ये मैंने आपको टोटल 80 मिनट्स में कंप्लीट थ्योरी इसकी कराई है एकदम। मेहनत तो लगी इसमें, बट आपको बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। इसमें माना मैंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, अब मुझे लगता भी नहीं है कि अगर आप इस लेवल तक पहुँचोगे तो आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
उतना तो आपको पहले से ही पता है। उसमें जो ऐड करना था वो मैंने 80 मिनट्स में आपको पूरा बता दिया है, जो CGL के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। और जितने भी आप एग्ज़ाम्स देने जाएंगे उसमें अगर ज्योमेट्री आती है तो यहाँ से आप ज्योमेट्री में तो एटलीस्ट मेरी साइड से 100% स्कोर कर देंगे। बाकी चैप्टर जैसे जैसे मैं कराते जा रहा हूँ आप उनको भी फॉलो करते रहिए। व्यूज़ की आप दिक्कत ना लीजिए, व्यूज़ चैनल पे 0 भी आती रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्रैश कोर्स आपका पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट कराने के बाद भी कंपाइलेशन भी बनाऊंगा जो आपको डलवा दूंगा, ताकि अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट डे या फिर लेट से 2-3 दिन बाद है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एग्ज़ाम से पहले। ज्योमेट्री में मेरी साइड से इतना ही है, प्लस कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं प्रैक्टिस के लिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा। 2 वीडियो लगेंगी मैक्स, 2 वीडियोस और आएंगी प्रैक्टिस की ज्योमेट्री के लिए, उन्हें भी आप फॉलो करिएगा अच्छे से, उसमें आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक आप ये पूरा रिवाइज कर लीजिए हो सके तो, वरना बाद में भी कर सकते हैं। बस ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा मत करिए, कंप्लीट करते रहिए जैसे जैसे मैं करवाता जा रहा हूँ। बाद में इकट्ठा करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वैसे आप समझते हैं जैसा आपको ठीक लगे, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। थैंक यू देन। हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग ज्योमेट्री की पूरी थ्योरी अपनी साइड से कंप्लीट कर चुके हैं, इसके बाद हम लोग जो 2019 के जितने भी टियर 1 के क्वेश्चंस आए थे वो भी हम लोग कंप्लीट करके एक बार देख लेते हैं। इससे आपकी जितनी भी थ्योरी मैंने कराई थी वो एकदम कॉन्क्रीट हो जाएगी, और कुछ भी आपको ऐसा नहीं, और आप खुद देखेंगे कि कितने इजी क्वेश्चंस आपके टियर 1 में पूछे गए थे। स्टार्ट करते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, ये जितने भी आपके टियर 1 2019 के जो टियर 1 के सेट्स हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, और इनमें आप देखेंगे कि ज्योमेट्री के कितने इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे। केवल 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि मेरे को खुद थोड़े से ऐसे लगे जिनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बाकी सब ईजी थे आपके। इस क्वेश्चन को जैसे देखिए, आपको यहाँ पे 2 सिमिलर ट्राइंगल्स दिए गए हैं, MN पैरेलल BC। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे आपस में। इसमें आपको AN और NC का रेशियो 4:5 दिया, मतलब आपका AN अगर 4 यूनिट है तो आपका AC जो पूरा होगा वो 4 + 5 9 हो जाएगा। आपको पता है कि जो इनके एरियाज होंगे वो इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब जो आपका ट्राइंगल AMN है इसका एरिया अगर 16 है तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया पूरा हो जाएगा आपका 81। इनका डिफरेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN 130 यूनिट्स, मतलब इनका डिफरेंस हुआ 65 की वैल्यू आपको दी गई है 130, मतलब एक की वैल्यू आपकी 2 हो गई। और आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN, आपसे 16 की वैल्यू पूछी गई है, 16 × 2 आपका 32 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। देखिए जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, आप इसे मान सकते हैं कि मेंजुरेशन का भी है थोड़ा, वरना आप इसे ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको रेशियो वॉल्यूम्स निकालना है। रेशियो वॉल्यूम आपको पता है किसी भी सिलेंडर का होता है πr²h, मतलब जो आपका रेडियस है उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शन और हाइट की डायरेक्टली। रेडियस का रेशियो आपको 3:4 दिया है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 9/16। आपका यहीं हाइट्स का रेशियो दिया है 4:9, इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये 4 बार कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/4। ये आप इसमें टिक कर देंगे। बहुत ही आप देखेंगे खुद ही कितने सिंपल से क्वेश्चंस आपके टियर 1 में पूछे गए थे ज्योमेट्री के। बाकी टियर 2 में लास्ट ईयर भी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया था। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस जो आपके टियर 1 में इस साल आए हैं वो उनसे एक्चुअली बेटर थे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इसमें बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया गिवन है 44 सेंटीमीटर²। फिर आपसे बोला है कि D आपका मिड पॉइंट है BC का और E आपका मिड पॉइंट है AB का। देन आपसे पूछ लिया कि ये जो छोटा ट्रायंगल बना है BDE, इसका एरिया कितना होगा। आपको ये पता होगा कि ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, और अगर BD की वैल्यू है 1 तो आपकी BC की पूरी की वैल्यू हो जाएगी 2। और आपको पता है सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो इनका जो एरिया होगा वो इनके आप साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपको उसका एरिया मिलेगा, मतलब इनके एरिया का रेशियो 4:1 हो जाएगा। अब आपको गिवन है कि 4 की वैल्यू है 44, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 11। यही आपका छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कंपेरेटिवली बाकी जो क्वेश्चन रहते हैं उनसे। ABC 3 पॉइंट्स है किसी सर्कल पे, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड AB एंड AC एट द सेंटर आर 110 एंड 130 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो इसे जैसा बोला गया वैसे ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला एंगल आपको बताया गया कि है 110 डिग्री, और ये वाला एंगल जो है आपका
ये आपको बताया गया है कि है 130 डिग्री। तो ये टोटल मैं कह सकता हूँ कि आपका हो जाएगा 240 डिग्री, 110 प्लस 130। और आपको पता है कि अब जो एक पॉइंट यहाँ पे मैं लूँगा किसी सर्कल के सरकमफेरेंस पे, ये एंगल इस एंगल का हाफ हो जाता है, तो ये आपका आ गया 120 डिग्री। बट क्वेश्चन में वो आपसे ये नहीं जानना चाहता है, वो उसको आपको एक स्टेप और आगे ले जाना है, उसमें पता करना है एंगल BAC कितना होगा, ये वाला एंगल। अब आपको पता है कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, इसमें कि जो ऑपोजिट एंगल्स आपके हैं इनका समेशन 180 डिग्री होता है। ये तो आपका 120 हो गया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा 60 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक क्वेश्चन था, मतलब ज़्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था, बट ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट इतनी डिफिकल्टी तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सिमिलैरिटी पे आपका बेस्ड आया है। इसमें आपको क्या दिया है कि दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें AB इक्वल्स AC है एंड AL इज द परपेंडिकुलर एट BC। ट्राइंगल DEF में आपका DE और DF ही आपस में इक्वल है और DM आपका परपेंडिकुलर है EF साइड पे। कुल मिला के आपको बताना चाह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं। और उसके बाद उसने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और इनका रेशियो 9:25, मतलब जो इनकी साइड्स हैं उनका रेशियो आपका होगा 3:5। इनका अंडर रूट, जैसे मैंने बताया था, जो आपके साइड्स का रेशियो है उसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया का रेशियो मिलता है। मतलब जो कि इसके ऑल्टीट्यूड्स होंगे उनका भी रेशियो एक्चुअल में इतना ही होगा 3:5। ये मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था, जो एक रिविजन वीडियो थी उसमें। अब आप देखिए तो मतलब जो आपका DM है इसकी वैल्यू हो आपकी हो गई 5, ये आपका हो गया DM। और जो आपका AL है ये आपका हो गया 3। इसे आप अगर इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 5 + 3 अपॉन 5 - 3। तो ये आपका हो गया 8/2 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे बेस्ड है। आपको ये पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें आपका जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका एक्चुअल में मीडियन होता है। इसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बेस्ड था। आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया गया है आपको ABC, फिर उसने आपको बोल दिया AD परपेंडिकुलर BC, ये आपका AD हो गया। इसने आपको बता दिया AD इक्वल्स 4√3। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपका ऑल्टीट्यूड होता है इसका √3/2 A के इक्वल होता है, वरना अगर आपको ये नहीं भी पता है तो भी आप इस साइड को A ले सकते हैं, तो ये वाली ऑटोमेटिकली A/2 हो जाएगी, ये आपकी A/2। और इसमें आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका √3/2 A आ जाएगा। और यही आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड कितना है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा, मतलब आपका जो A है वो 8 है। आपसे इसने पूछा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 3 टाइम्स 24। इजी क्वेश्चन था, कोई इतना दिमाग नहीं लगाना था इसमें। देखिए नेक्स्ट आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला क्वेश्चन, ये भी लगभग हर शिफ्ट में आपका आया था। इसमें आपको एक ही वो आपकी चीज़ चेक कर रहा था कि आप क्या सिमिलरिटी लगा पाते हैं ट्रायंगल में या फिर नहीं लगा पाते। इसमें आपको पता था कि PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। PQ की लेंथ आपको x, मतलब ये आपको फाइंड करनी थी, x दे रखी थी। QR आपको दिया था इसने 16.8, फिर उसने आपको RS की वैल्यू 14 दी थी और जो PSA आपको 25.2 दिया था। अब इसमें दो तरीके, एक तो आप चाहें तो इसमें सिमिलरिटी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको पता है कि कोई एक कॉर्ड है तो वो दोनों जगह सेम एंगल बनाती है, मतलब ये एंगल जो आपका होगा वही इस एंगल के इक्वल होगा। आप दो ट्रायंगल सिमिलर करके भी कर सकते हैं। बाकी इसका एक शॉर्ट तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि कौन सा आपका डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। जैसे कि ये SQ हो रहा है तो मतलब जो ये दोनों हैं इनका प्रोडक्ट और जो ये दोनों हैं इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होगा, मतलब 14 × 25.2 ये आपका इक्वल हो जाएगा 16.8 × x के। अब आपको जल्दी से अगर x फाइंड करना है आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें आपको पता है कि 4 × 2 आप करेंगे तो आपका 8 आना चाहिए। फिर आप ऑप्शन में देखेंगे कि आपको मतलब लास्ट डिजिट ओवरऑल जो भी वैल्यू डालेंगे x की उससे 8 आना चाहिए। यहाँ 8 को आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे कि 8 आ जाए, ऑब्वियसली 1 से।
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में डिजिट 1 आ रही है, 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब टाइम भी इसमें लग सकता था, अगर आप ये पहचानने में बिजी हो जाएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स कौन से हैं, वो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आप ज़्यादा याद रखें क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली आ रहा है, इसलिए मैं याद करने को बता रहा हूँ। दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड वेरी फ्रिक्वेंटली, दैट्स वाई, और कोई रीज़न नहीं है। बाकी इजी क्वेश्चन है, बस इसमें ये है कि आप अगर ये याद कर लेते हैं कि जो साइड बाइसेक्ट हो रही है उसके जो अपोजिट तरफ जो दोनों साइड हैं उनका आपको प्रोडक्ट लेना है, बस इतना ही इस क्वेश्चन में है। ये वाला भी आपका एकदम ऐसे में इजी कैटेगरी में डालूंगा इस क्वेश्चन को। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी एक सर्किल पे दो जो टेंजेंट्स बनाते हैं वो टेंजेंट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं, उसी पे ये बेस्ड है आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। जब भी आप क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज पढ़े तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि मैं इसका फिगर कैसे बना होगा। इसमें आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि फिगर कैसे बनना है, ये आप जल्दी से बना लीजिए। फिर आप देखेंगे कि AB आपका 8 दे दिया है, BC आपको 7, CD 6 और आपकी एक जो साइड बच गई वो पूछिए। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो ये टेंजेंट होगा ये इसके इक्वल होगा, इसी तरह से ये इसके, ये वाला इसके और ये वाला इसके। और जब आप देखेंगे तो आपकी अपोजिट साइड्स का जो समेशन है कुल मिला के वो आपस में इक्वल आना चाहिए। मतलब आपका BC प्लस AD विल बी इक्वल टू AB प्लस CD, BC प्लस AD, AD आपका यहाँ से निकल आएगा 14 माइनस 7 इक्वल 7, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए इसमें मैं भी बहुत आराम से ज़्यादा तो टाइम पास करवा सकता था, मतलब पूरा आपको ये समझाने बैठ जाऊँ कि ये इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं, बट पेपर में आपको इतना ही लिखना है पेपर में, तो इसलिए मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ते हैं पेपर में हमको वही याद आती है। 30-40 सेकंड में क्वेश्चन करने का यही रहता है, पूरी उसमें आपको थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको बस ये देखना है कि जल्दी से कैसे सॉल्व हो रहा है। तो आप कभी भी फ्यूचर में कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद आएगी। आई होप कि मैंने ये बताया था कि AD प्लस BC जो अपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन आपस में इक्वल है, कोई इसमें ऐसी रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। देखिए नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन है, इस प्रॉपर्टी पे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये मैं आपको अपनी थ्योरी क्लास में पूरा समझा चुका हूँ कैसे इसे सॉल्व करना होता है। इसने आपको ये बोला कि ये आपका एंगल है 90 डिग्री दे दिया, उसके बाद आपको AC साइड की वैल्यू 24 गिवन है, AB की वैल्यू 7 गिवन है। तो आप थोड़ा भी अगर आप पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पाइथागोरस लगा के या फिर ट्रिपलेट भी अगर आपको आता है तो आप बता पाएंगे कि BC आपका हो गया 25। BC एक बार आपका 25 आ गया, फिर इसने आपसे बोला है कि आपको AD और AM का रेशियो बताना है। AM तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि ये आप AM आपका हो जाएगा BC/2, जो कि आपका एक्चुअल में R की वैल्यू होती है, जो आपका सर्कम रेडियस होता है। तो आपका AM आ गया 25/2। क्या होता है कि एक्चुअल में ये BM, AM और ये CM ये तीनों आपस में इक्वल हो जाते हैं इस तरह से। और अब आपसे पूछा है AD की वैल्यू। AD निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा ये वाला केस है सबसे पहले तो आपको एरिया इक्वल करना आना चाहिए, मतलब 24 इंटू 7 विल बी इक्वल टू BC पूरा 25 इंटू AD। तो आपका AD यहाँ से आ जाएगा 24 इंटू 7 अपॉन 25। यही रेशियो तो आपको लेना है क्वेश्चन में, ये तो बोला गया है आपसे AD और AM का रेशियो, मतलब 24 इंटू 7 अपॉन 25 रेशियो 25 अपॉन 2। 2 इधर चला जाएगा, 25 इधर आ जाएगा, तो आपका इधर आ जाएगा 625। देख लीजिए C ऑप्शन वैसे दिख जाएगा, और इधर आप पूरा सॉल्व चाहें तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। 48 इंटू 7 ये आपका आंसर है। सॉल्व करके आपका 336 रेशियो 625 करेक्ट आंसर है। इजी क्वेश्चन था, मैं इसे ज़्यादा डिफिकल्ट कैटेगरी में नहीं डालूंगा इसे। पहले गो में आप ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन पहले आपका 2012 मेंस के पेपर में, सॉरी 2014 मेंस जो हुआ था CGL 14 मेंस में ये क्वेश्चन आपका आया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, फिर उसके बाद ये दोबारा रीमर्ज किया है, तो इसे भी हम देख लेते हैं कि इसका किसे सॉल्व करने का क्या सही तरीका है। आपको ट्रायंगल में AB बराबर AC दे दिया है, एक सर्कल आपका B पॉइंट से बनवाया है जो कि साइड AC को किसी एक पॉइंट D पे टच करेगा और AB को P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आपसे बोल दिया कि D इसका मिड पॉइंट भी है, तो पहले तो आप AB बराबर AC इक्वल्स X ले सकते हैं, बराबर AB बराबर AC। पहली चीज़ आपने ये कर ली। सेकंड, आपके माइंड में अगर ये प्रॉपर्टी याद आ गई जो टेंजेंट वाली मैंने आपको बताई थी
कि अगर इस तरह से एक जगह एक पॉइंट टच कर रहा है और बाकी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को, तो आपका ए डी स्क्वायर हो जाएगा ए पी इंटू ए बी। ए पी की वैल्यू आपको 2.5 गिवन है, ए डी आपका है ए सी बाई 2, मतलब ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू ए बी आपका पूरा एक्स है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये इधर से इधर कट गया, 4 इधर चला जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। यही आपसे शायद पूछा था, ए बी की वैल्यू 10, सही आंसर ये इसका काफ़ी सही तरीका है। बाकी इसमें और भी चीज़ें लगाई जा सकती हैं, बट सबसे अच्छी प्रॉपर्टी ये यूज़ करना होगा, टेंजेंट वाली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, फिर से ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है जो एक पिछली शिफ्ट का मैंने करवाया था। इसमें क्या जो आप देख लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलर ट्रायंगल्स वाला केस है, सीधे सीधे आप ये देखिए कि कौन सी वाला डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है। जैसे आपने देखा कि बी डी बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा वही इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और वैल्यूज डाल दीजिए सीधे सीधे, यूनिट जेड लगाइए, कैसे भी आप कर सकते हैं। इसमें बहुत इजीली आप 30-40 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे आप, मतलब ए बी इंटू ए सी इक्वल्स ए डी इंटू डी सी, आपको इसमें ये करना है। ए बी की वैल्यू आपकी गिवन है 16.5 इंटू बी सी आपका गिवन है एक्स, ये इक्वल है ए डी इंटू डी सी के, ए डी की वैल्यू 19.8 इंटू ए सी आपका क्वेश्चन में गिवन है, सी डी आपका दिया गया है ये 11। एक्स के लिए आपको सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है। इस वैल्यू को आप इधर ले जाइए, या फिर आप डायरेक्ट यूनिट जेड से भी चेक कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा तेज़ है अगर आप। एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 13.2। ऐसा मैं क्वेश्चन पहले रिपीट करवा चुका हूँ, ईजी क्वेश्चन है। एक ही कैटेगरी के आपको ये मान लीजिए ज्योमेट्री में केवल 5 या 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन थे जो हर शिफ्ट में आए थे आपके, बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे थे, और कुछ 2-3 टाइप के क्वेश्चन भी थे जो हर शिफ्ट में अलग भी होने के चांसेस थे। कुछ जो डिफिकल्ट शिफ्ट है उनमें कुछ ज़्यादा अलग थे, ईजी शिफ्ट में आके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो गए थे, इसलिए वो मैंने उठाए भी नहीं है। जो आपकी 7th और 9th मार्च की जो शिफ्ट है काफ़ी ईजी आई थी, मेरा खुद का पेपर 9th मार्च को पड़ा था, इसलिए मुझे पता है ईजी शिफ्ट थी वो काफ़ी। उनके क्वेश्चन मैंने डाले भी नहीं, केवल जो अच्छे क्वेश्चन है वो मैंने डाले। और ऐसा भी नहीं कि 3 घंटे में मैं 27 सवाल करवा रहा हूँ, 3 घंटे में 27 सवाल करवा के मेरे को हीरो नहीं बनना। मैं आपको चाहता हूँ कि 30 मिनट में मैं आपको 20-25 सवाल तो करवा दूँ, ताकि आपका भी टाइम कुछ यूटिलाइज हो अच्छे से, क्योंकि पेपर में भी एक्चुअल में तो आपको 30 मिनट में 30 सवाल करने हैं पेपर में, तो उसी की हैबिट आपको होनी चाहिए पहले से ही। ये वाला क्वेश्चन आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट पे बेस्ड है, जो मैंने आपको अपनी डिवीजन और थ्योरी वाली क्लास में पूरा समझाया था। उसमें मैंने बताया था कि जब भी ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर वाला आपका आ जाता है, तो इसमें जो आपका केस होता है, ये वाला एंगल आपका हो जाता है 90 डिग्री माइनस a/2। डायरेक्ट रिजल्ट है, ये याद कर सकते हैं, वरना आप अंदर भी तीनों एंगल 180 डिग्री करके एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब अगर आपके पास एंगल है तो आप इस वैल्यू की एंगल बता सकते हैं 90 डिग्री माइनस a/2 होगी। आई होप आपको ये रिजल्ट डायरेक्टली याद होगा। एंगल ए हम निकाल लेते हैं, एंगल बी और एंगल सी हैं आपके 68 और 32, उनका समेशन हो गया 100 डिग्री, बचा कितना 80 डिग्री, वो आपका एंगल ए है। a/2 मतलब 40 हो गया, लिख देता हूँ 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री आ गया आपका 50 डिग्री आंसर। नेक्स्ट आपका ये इस वाली प्रॉपर्टी पे भी एक क्वेश्चन आ गया था एक शिफ्ट में, इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट। क्या होता है कि जब भी दो कॉर्ड्स किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं किसी भी सर्किल के अंदर, तो उस पॉइंट के अराउंड अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट इक्वल आ जाता है। मतलब अगर ये आपका फिगर है जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, ए बी और सी डी आपके ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब आपका ए ई इंटू बी ई, दिस विल बी इक्वल टू सी ई इंटू डी ई। इसी में आपको वैल्यूज पुट करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ए ई और बी ई की वैल्यू आपको दी गई है 12 इंटू 20.25, सी आपको दिया गया 3 टाइम्स डी इंटू डी, इधर आपका डी स्क्वायर आ जाएगा, 3 से आप ये 4 काट देंगे, इधर 4 बचेगा। प्रोडक्ट ले लेंगे आप डी ई स्क्वायर इक्वल्स आपका इधर आ जाएगा 81, मतलब डी की वैल्यू आपकी आ गई 9। आपको निकालना क्या है सी तो आपका 3 टाइम्स डी 27। देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट हूँ,
आपको भी फास्ट बनना पड़ेगा। पेपर में आपको क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कोई मैं शॉर्ट ट्रिक्स याद करके बैठा हूँ। इतनी कैलकुलेशन अगर आप ये भी जल्दी कर लेते हैं तो आप जल्दी से आंसर निकाल के मार सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आप क्या ही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, आप खुद बताइए। कंडीशन में हो सकता है वो यहाँ पे कुछ और दे तो आप क्या लगाएंगे। इसीलिए ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इतना गुणावा करना सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये वाला भी देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक आपका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर था और एक था एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। वो किसी पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे थे और आपसे इसने एंगल बी सी की वैल्यू पूछी थी। जैसा मैंने आपको अपनी थ्योरी वाली क्लास में पूरा समझाया था कि अगर ये वाला एंगल अल्फा होता है तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अल्फा/2 हो जाता है। इसका डेरिवेशन भी है, उतना रेलिवेंट नहीं है वो डेरिवेशन करना। अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालें तो आप ये एंगल बता सकते हैं। जैसे कि एंगल बी और एंगल सी आपको दिए गए 72 और 44, समेशन करके ये आपके आ जाएंगे 116। मतलब जो एंगल ए बचा वो आपका हो जाएगा 64 डिग्री। 64/2 32 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही पेन चलाना होता है पेपर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। देखिए नेक्स्ट आपका ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था जो एग्जाम में आया था। इसे मैं मीडियम कैटेगरी में डाल सकता हूँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ट्रायंगल ABC दे दिया था, उसमें आपको दो साइड्स की वैल्यू गिवन थी और आपको ये बता दिया था कि पी पॉइंट इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि ये दो एंगल्स आपके इक्वल हो रहे हैं, आपका एंगल PBC और आपका एंगल ACP। कुल मिला के आपको सिमिलरिटी वो आपकी चेक कर रहा था कि आप सिमिलरिटी कैसे लगा पाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। दो तरीके, एक तो आप सीधे सीधे ये लिख सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के आप कौन कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर। जैसे आपको पता है कि ये वाला जो ट्रायंगल है इस बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर होगा, मतलब आपका ट्रायंगल ACP विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसमें फिर आप ये लगा दीजिए जो भी प्रॉपर्टी आपकी पूछी गई है। जैसे आपको इसमें BP निकालना है तो BP के लिए आप पहले AB निकालेंगे, उस तरह से आप इसमें लगा सकते हैं AB/AC। और एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि जो एक एंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका आप रेशियो ले लीजिए करिए, वो हमेशा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा कि आप ट्रिग्नोमेट्री हमेशा प्रेफर करिए, क्योंकि एंगल्स से देखकर पेपर में आप फिगर में ही क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको लिखने की ज़रूरत ना ही पड़े तो ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। जैसे ये एंगल आपका जो बचा हुआ है ये दोनों का इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल दोनों ट्रायंगल में। सबसे पहले देखिए आप ये देखेंगे कि जो बड़े वाले ट्रायंगल में ये आपका एंगल है पूरा, इसके अपोजिट साइड आपकी AB है तो आपने AB लिख लिया अपॉन ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये वाला एंगल ये होगा इस एंगल के करस्पॉन्डिंग। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8.4 इक्वल्स। फिर आप पकड़ेंगे ये वाला एंगल जिसके अपोजिट ये अल्फा एंगल, इसके अपोजिट आपका 8.4 है, डिवाइडेड बाय इस ट्रायंगल में ये अल्फा है, इसके अपोजिट है AP। देखिए मैं इसीलिए एंगल के अपोजिट वाले साइड देखने को बता रहा हूँ, ये लिखने को मैं सजेस्ट कभी नहीं करता, क्योंकि पेपर में फिगर आड़े तिरछे भी आ सकते हैं, उल्टे सीधे, तब आपको एंगल ही उसमें दिखता है, तब नंबरिंग नेमिंग से आपको ये लिखना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ सकता है। इसलिए हमेशा एंगल्स पर फोकस करिए, उससे आपका ये रिलेशन आ जाएगा कि AB × AP इक्वल्स 8.4 स्क्वायर। देखिए अच्छा खासा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, मैंने खुद ट्राई किया ऐसे। टाइम लगता है इस क्वेश्चन को, मतलब इसमें आपका 1.5 मिनट लग सकता है इस क्वेश्चन को करने में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा आ सकता है पेपर में। फिर आपने देखा कि आप और सिमिलरिटी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये BC और CP का भी यूज़ करना है, मतलब आपका यहाँ से आप देखेंगे 8.4 अपॉन AB, आपने ये देखा AC की लेंथ कितनी गिवन है 8.4 डिवाइडेड बाई AB विल बी इक्वल टू CP 11.2 अपॉन BC 14। यहाँ से आप AB निकाल लेंगे। एक बार आपने AB निकाल लिया तो आपको इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, वहाँ से आपका AP निकलेगा। इसलिए आप देख रहे हैं यही इस क्वेश्चन को करने का प्रोसीजर है, थोड़ा लंबा है बट इट इज़ टाइम टेकिंग। सेकंड गो में करने वाला क्वेश्चन है ये, बट फिर भी प्रोसीजर आप याद रख लीजिए। एक बार आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन को आके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है इसमें। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपका काफ़ी अच्छा था। मैं खुद जितने भी डिफ़िकल्ट और अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो इसमें छांट के लाया हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है कि मैं इजी क्वेश्चन आपको करा दूँ, बोल दूँ कि सब कुछ ईजी है। तो कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये भी उनमें से एक है। इसमें कैलकुलेशन लग रही है, मतलब आपको दो सर्कल के रेडियस दे दिए, आपको बता दिया कि वो 2 पॉइंट A और B पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब ये डिस्टेंस आपको दे दिया 10 यूनिट्स। इसमें कोई ट्रिपलेट वगैरह नहीं लग रहा था, पूरी अच्छी खासी कैलकुलेशन जा रही थी। और आपको लेंथ पूछ ली कॉमन कॉर्ड ए बी की। इसमें देखो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको इसमें पाइथागोरस लगाना है, वो लगाए बिना काम नहीं चलने वाला इस क्वेश्चन में। आपको इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में अलग से पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। इस पूरी साइड को टोटल 10 मान के, ये आपकी 10 माइनस एक्स, इसे x लेना पड़ेगा आपको। इस तरह से आपको वो वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आप ये वाली साइड आपकी जो AF, ये आप निकाल लेंगे, और जो इसका डबल होगा वो आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। ये डबल कैसे आया? बिकॉज सेंटर से कभी भी आप परपेंडिकुलर गिराएंगे तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये दो चीज़ें आपको बाइसेक्ट्स, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, बाइसेक्ट्स। ये प्रोसीजर है इस क्वेश्चन करने का। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो ट्रायंगल्स में आपको पहले पाइथागोरस लगाना है, फिर उसके बाद जो आपकी ये AF आती है इसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तब आपको AB मिलेगी। ये दो थ्योरम आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाते। एक तरह से आप इसे डिस्कशन समझ सकते हैं, जिसमें जो 19 प्री का जो पेपर है उसका कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसे ईजी कैटेगरी में नहीं डालूंगा, कैलकुलेटिव आप इसे कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए थोड़ा बहुत। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है। आपको AC और BC की वैल्यू दे दी गई थी 5 और 12, तो ऑटोमेटिकली AB आपका 13 आ जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से 13, सॉरी। फिर आपसे बोला गया कि आपको AD की लेंथ बतानी है। देखिए अगर आपको CD या BD की बतानी थी तो आप डायरेक्टली बता सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया था एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो याद करने के लिए मैंने आपको कैसे बताया था कि आप हमेशा प्रोडक्ट वाली फॉर्म में याद करिए, मतलब AC इंटू BD, 5 टाइम्स BD विल बी इक्वल टू AB इंटू CD। AB आपका है 13, मतलब आपका BD और CD का रेशियो BD अपॉन CD, ये आपका आ गया 13/5। और आपको ये रेशियो और इनकी टोटल जो BD प्लस CD आपका हो जाएगा BC, इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइडेड है 12, मतलब 13 और 5 18 की वैल्यू है आपकी 12। और आपसे पूछा क्या गया है? आप लोगों से पूछा गया AD। अगर आपको कैसे भी CD पता चल जाए तो आप पाइथागोरस लगा के AD निकाल सकते हैं। CD 18 की वैल्यू अगर है 12, 13 और 5 18 और एक्चुअल में BC है, तो मतलब आपकी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/3। अब आप देखिए CD कितना था 5, मतलब CD आपका हो गया 5 इंटू 2/3, 10/3। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। आपके पास एक साइड आपके पास है 5 एक ट्रायंगल में, दूसरी साइड आपको मिल गई 10/3, और आपको हाइपोटेनस बतानी है। पाइथागोरस लगा के आप आराम से कर सकते हैं। बता देता हूँ आंसर क्या आएगा। ये आपका आंसर आएगा 10/3 होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये आपका D ऑप्शन आ जाएगा। ये वाला भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD दिया था, फिर उसकी दो साइड्स आपको एक्सटेंड करवाई थी। AB और CD आपकी E पर इंटरसेक्ट कर रही थी और आपकी AD और BC F पर इंटरसेक्ट कर रही थी। फिर आपसे बोला गया था कि एंगल ADC ये आपका है 75 डिग्री और आपका एंगल BEC है 52 डिग्री। और आपसे ये पूछा था डिफरेंस बिटवीन एंगल BAD, मतलब जो आपका ये एंगल होगा, और एंगल AFB। उसके लिए आपको पहले इन दोनों एंगल्स को सेपरेटली सॉल्व करना था। कुल मिला के आपको ये दो एंगल निकालने हैं। इसे सबसे पहले तो आप ये एंगल तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हो जाता है आपका 180 डिग्री। 75 और 52 आपका हो जाएगा 127 डिग्री, मतलब ये एंगल तो आपका आ गया 53 डिग्री। बचा ये वाला एंगल। एक बार आपने ये देखा कि ये वाला एंगल है आपका 75 डिग्री, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ये वाला ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा 105 डिग्री। अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, आपको पता है। फिर आपने देखा कि 105 और 53 आपके हो गए 158। बचा कितना? ये वाला एंगल आपका बचा 22 डिग्री। 22 डिग्री तो बचा। और आपसे पूछा गया है 53 डिग्री, मतलब एंगल A माइनस एंगल F जो आपका है 21 डिग्री। आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 22 है यहाँ पे
31 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था, आपको बस ये पता होना चाहिए कि एक तो साइक्लिक क्वाड्रेटिक अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है और एक ट्राइंगल्स में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दो ही प्रॉपर्टीज में यूज हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन देखिए फिर से वही रिपीट हो रहा है जैसा मैंने पिछली बार करवाया था। इसे आप खुद से ट्राई करिए, नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट गाइज ये वाला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ नाइस क्वेश्चन। एक ट्राइंगल एबीसी में आपका एंगल बी 90 डिग्री दे रखा है और आपको डी और ई 2 पॉइंट्स दिए थे इस बेस बीसी पर। फिर आपको बोल दिया कि बी डी डी और ई सी आपस में इक्वल है। फिर आपसे पूछते हैं इनमें कौन सा रिलेशन ट्रू है। अब पता होगा अगर आप थोड़ा बहुत अपने मैथ्स पढ़ा है, मतलब कि आपको 3 बार पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, 3 टाइम्स। यहाँ पे टाइम लग सकता है बट एक मैंने इसका अभी सोचा, एक मेथड अच्छा लगा मेरे को। क्या होगा कि अगर आप इन तीनों को 1 1 1 लेना है, क्योंकि वो आपको एक ट्रिपलेट आपको बना के दे देगा। जैसे आपने इन तीनों को 1 1 1 लिया तो ये टोटल बीसी आपकी आ गई 3 यूनिट्स और ए बी को अगर आप 4 मान लें तो ए सी आपकी हो जाएगी 5। ये आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का। इसी को आपको इसमें यूज करना है। देन आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन के लिए वैलिड होगा। रिलेटिवली इस मेथड से करना थोड़ा ज़्यादा इजी पड़ जाएगा आपके लिए, बजाय जो ट्रेडिशनल अप्रोच होगा आपको पूरा पाइथागोरस यूज करने का, उसमें आप फंस सकते हैं। इसीलिए ये आप एक बार देख लीजिएगा, ये वैल्यू, ये इसमें वैल्यू डाल के। मुझे पता है वैल्यू घर पे सेट करना बहुत आसान है बट इस क्वेश्चन में ये डिज़ाइन इस तरह से किया गया कि आप बीसी साइड को 3 मान सकते हैं। यहीं अगर मैं केवल यहाँ पे बी डी बराबर डी दे देता और ये ई पॉइंट में ना देता, बी डी बराबर डी सी दे देता, तब थोड़ा दिक्कत हो जाती। तब आपके पास 2 ही क्योंकि बचते, तब आपके लिए ये पाइथागोरस लगाना थोड़ा ज़्यादा ईजी रहता। इसलिए इसमें वैल्यू डाल के करिएगा, ये थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तब ऐसे में आपको बता सकता हूँ अभी कि अगर आपका बी डी 1 है और ए बी आपका 4 है तो आपका ए डी स्क्वायर जो होगा वो ऑटोमेटिकली आपका 16 + 1 17 आ जाएगा। जो आपका ए ई स्क्वायर होगा ये आपका 4 स्क्वायर 16 + 2 स्क्वायर 4 20 आ जाएगा। और जो आपका ए सी होगा, ए सी स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 25। इन वैल्यूज़ को आप इस इक्वेशन में पुट करके देखिए, सेट हो जाएंगी, मेरे को पता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि वो आपको डायरेक्टली वो इस तरह से सिमिलरिटी नहीं देना चाहते कि आप सीधे सीधे बता दें कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं आपस में। वो आपसे चाहते हैं कि इसमें थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं कि आपको ये जो वाला जो एंगल होता है ये इस एंगल के इक्वल हो जाता है और जो ये वाला एंगल होता है वो इस वाले के इक्वल हो जाता है। ये इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये लोग करते हैं। मतलब आपका जो ट्रायंगल पी एस टी होगा ये आपका ट्रायंगल पी आर क्यू के सिमिलर होगा, जबकि नॉर्मल केस में ट्रायंगल पी एस टी ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर होता है। इसमें आपको इस तरह सिमिलरिटी लगानी है। देन आपको जो वैल्यू आपको पहुंचनी है, 3 वैल्यूज आपको गिवन है, सिंपल सी बात है। पी क्यू आपको 24 गिवन है, पी एस आपको 14 गिवन है, पी टी आपको 12 गिवन है। आराम से आप आर टी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें। आर टी निकालने के लिए आपको पहले पूरा पी आर निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन से आप पी आर अपॉन पी एस करके निकाल लेंगे। देन उसमें आपको जो आपका पी टी गिवन है वो आपको माइनस करना पड़ेगा, पी आर माइनस 12। ये आपका आर टी आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, खुद से आप इसे ट्राई करिएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए। ये भी आपका सिमिलर ट्रायंगल्स पे बेस्ड है। जैसे आपको डी बराबर पैरेलल बीसी दे दिया, मतलब आपको पता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इसमें आप देख लीजिए जो आपका ए डी अपॉन ए बी होगा, मतलब ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। वैल्यूज डाल दीजिए। ए डी आपका 2.5, ए बी आपका हो जाएगा पूरा 6 इक्वल्स ए ई अपॉन ई सी आपको गिवन है 4.2, मतलब ए ई प्लस 4.2। इसे इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2.5 टाइम्स ए ई प्लस 2.5 इंटू 4.2, 6 टाइम्स ए ई। इसे आप उधर ले जाएंगे, आपका बचेगा 3.5 टाइम्स ए ई इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4.2। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका 5 बार चला जाएगा, ये 6 बार। ए ई आपका आ जाएगा, मतलब 2.5 इंटू 6 आपका हो जाएगा 15/5। 15/5 मतलब 3। पूछा आपसे गया पूरा ए सी,
इसे जल्दी जल्दी 3 निकाल के 3 टिक ना मार देना भाई, बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको AC पूछा है, मतलब 3 प्लस जो आपका EC था 4.2, मतलब कि 7.2 आंसर है इसका। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, आप तुरंत मतलब 40-50 सेकंड में इतनी कैलकुलेशन कर सकते थे। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था CGL प्री में एक, मतलब आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहा था। इट वॉज प्योरली बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट कि आपको टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना आता है कि नहीं आता। सबसे पहले तो आप ये फिगर तो इसमें पहले से दिया गया था, बहुत ही रेयर केस में होता है कि TCS खुद से फिगर बना के थे, फिर भी आ गया तो अच्छी बात है, अपने फ़ायदा है। आपको ये बताया गया कि टेंजेंट्स AT और BT कॉमन टेंजेंट TR, मतलब ये आपका कॉमन टेंजेंट इन दोनों का, मतलब किसी तरह से अगर आप इस कॉमन टेंजेंट की वैल्यू निकाल लें तो आप बता सकेंगे कि जो आपका TR है वही BT के इक्वल होगा। आपको दिया गया कि AP की वैल्यू है 6, आपको बोला गया कि PT की वैल्यू है 10, यहीं आपको ट्रिपलेटिक नज़र आ जाएगा, बिकॉज ये एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री होता है, टेंजेंट है, तो AT आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी √100 माइनस 36, मतलब 8। AT आपका 8 है, AR भी आपका टेंजेंट है, तो वो भी आपका 8 हो जाएगा, सेम सर्किल पे है, सेम पॉइंट से। और जो TR और BT हैं ये भी टेंजेंट्स हैं, सेम सर्किल पे, सेम पॉइंट से, तो मतलब आपका जो BT है वो भी आपका आ गया 8। यही आपका आंसर है, ऑप्शन बी। ये देखिए सबसे मुश्किल सवाल पेपर का ऐसे क्वेश्चन भी आए थे कुछ बहुत एकदम लल्लू सवाल, पता नहीं क्यों डाले गए थे, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। एंगल्स का रेशियो आपको दिया है 2, 3 और 4, समेशन करिए हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू आपको दी गई 180, 1 की वैल्यू हो गई आपकी 20 डिग्री। पूछा क्या गया स्मॉलेस्ट एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल मतलब 2, 2 की वैल्यू 40। यही आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं प्री में, जिन्हें आप मतलब तब आराम से 10-12 सेकंड में करके आगे बढ़ सकते हैं। और लाइन से 5-6 क्वेश्चन मेरे को ऐसे मिले थे अपने खुद की शिफ्ट में। मेरी शिफ्ट मैथ में ईजी आई थी, मैं मानता हूँ, बहुत सारी इजी क्वेश्चंस थे, और ये शायद उन्हीं में से एक का है, गलती से आ गया मैंने, वरना मेरा कोई मोटिव नहीं था ऐसे करवाने का। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, देख के आप टिक मार सकते हैं। आपको पता है कोई भी एक आर्क है, वो सर्किल के किसी भी पॉइंट में सेम एंगल ऑब्टेन करता है, दोनों एंगल अल्फा होते हैं, और जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो होता है ट्वाइस ऑफ अल्फा। इतना आई होप आपको पता होगा, और आपने ज्योमेट्री की थ्योरी पढ़ी है पूरी मेरे से। तो इस केस में आपको ये वाला एंगल दिया गया 58 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है एंगल KMN, मतलब ये वाला एंगल, ये भी ऑब्वियसली 58 ही हो जाएगा, वही आंसर है। ये वाला भी क्यों रह ही जाए, इसे भी करवा ही देते हैं, आसान सवाल है। आपको बताया था मैंने, जैसे भी जब भी ये वाला केस होता है इस तरह से एक पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाए, SSC काफ़ी पूछता है इसके बारे में। मैंने आपको तब काफ़ी चीज़ें कुछ बताई थी, रटाई भी थी इनफैक्ट। पहले तो यही बताई थी कि ये दोनों टेंजेंट्स आपके इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं, इनफैक्ट ये दो जो ट्राइंगल्स हैं ये भी सिमिलर हो जाते हैं। वहाँ से भी आप बता सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, और यही आपसे बोला गया है। एंगल APO आपको दे दिया है 35 डिग्री, तो ऑब्वियसली आपका एंगल BPO भी 35 डिग्री हो जाएगा, और ये चीज़ ऑप्शन में C ऑप्शन में डाली गई है, इसलिए आप इसे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन आपको इक्वल करना है, मतलब AD प्लस BC विल बी इक्वल टू AB प्लस CD। AD आप देख लीजिए कैसे निकालेंगे, मतलब SD प्लस AS, 4 प्लस 5 आपका आ जाएगा 9, प्लस आपका BC कितना गिवन है, सॉरी BC तो आपको निकालना ही है, AB आपको है 10 प्लस CD है 7, BC की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये वाला भी आपका एक ट्रिपलेट पे बेस्ड पूरा क्वेश्चन है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है, आपको पता है कि अगर AB है आपका 8 जो गिवन है क्वेश्चन में, और AD आपको गिवन है 17, तो ऑब्वियसली आपका जो BD है ये आपका 15 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 8, 15, 17 का। उसके बाद आपने देखा कि AC आपको गिवन है 10, एक 6, 8, 10 का भी होता है, मतलब जो आपका BC है वो यहाँ से निकल आया 6, और आपसे पूछा क्या गया CD का मतलब 15 माइनस 6 9, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी, ये मैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराए हैं सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी अपनी थ्योरी वाली क्लास में बता रखे थे कि वो कैसे सॉल्व होने हैं।
मैंने फिर भी ज़रूरी समझा कि मैं आपको बता दूं एक बार, कि हो सकता है कि आपको ना समझ में आया होगा कोई पॉइंट। मोस्ट ऑफ पॉइंट्स आपको मैंने वहीं पे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझा दी थी। फिर भी जैसे ये देखिए आपको 2 साइड दे दी गई और थर्ड साइड कैसे निकालनी, ये भी इसका भी मैंने आपको बताया था। इनफैक्ट मैंने आपको पेरीमीटर का दिया हो तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं वो भी बताया था, वो भी आप एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। इसके लिए मैंने आपको बताया था जो डिफरेंस होता है उससे तो बड़ी होगी थर्ड साइड, लेकिन जो आपका सम होगा उससे छोटी होगी। अब आप देखिए कि इस रेंज में कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। ऑब्वियसली केवल 4 ही अवेलेबल है, बाकी 2 भी नहीं आ सकती, 14 तो आ ही नहीं सकती और 3 से बड़ी होगी, इसलिए अब 4 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रोमस वाला क्वेश्चन भी कुछ आखिरी के जो दिनों की शिफ्ट्स थी उनमें आया था काफ़ी। इसमें आपको बस रोमबस में पाइथागोरस लगानी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। आपको डायगोनल्स दे दिए गए थे रोमबस के। अब डायगोनल्स आपको पता है रोमबस के डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पे तो होते ही होते हैं। मतलब अगर एक डायगोनल 16 है तो उसका हाफ 8 हो जाएगा, एक 12 है तो ये 6 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था एरिया, ये 90 डिग्री है, मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 8 इंटू 6 24। पूरे रोमबस का एरिया हो जाएगा 24 टाइम्स 4, क्योंकि ऐसे 4 ट्रायंगल है 96। ये इस क्वेश्चन का आंसर था और यही लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरी साइड से। जितने भी आपके CGN 19 प्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्री के, सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए एकदम बेस्ट अप्रोच से। बेस्ट अप्रोच जो होता है, कोई मैंने टाइम पास नहीं किया है और बहुत आसान था मेरे टाइम पास करना। मैं आपको यही मैंने टोटल 32 क्वेश्चन करवाए हैं 40 मिनट में। इसी स्पीड से आपको पेपर में भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, इनफैक्ट इससे तेज। मैं चाहता तो इन 32 क्वेश्चन को आराम से 3 घंटे में भी करवा सकता था। सब कुछ आपको एकदम बैठाल के, ये ट्रायंगल होता है 3 भुजाएं होती हैं, ये स्क्वायर 4 भुजाएं, बहुत अच्छे से, बहुत टाइम पास करना मेरे को बहुत अच्छे से आता है, कर सकता था बट नहीं किया क्योंकि मुझे पता है आपकी टाइम की वैल्यू है। नहीं होता हम लोग को, कुछ लोग का मन नहीं होता इतना ज़्यादा पढ़ने का, ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें आती हैं, पहले से हम लोग 12th तक पढ़े हैं, ग्रेजुएशन भी करी है, इसीलिए मुझे नहीं ज़रूरी लगा, इसलिए मैंने 40 मिनट्स में पूरा समेट दिया है। आप केवल इतना देख लेंगे, नेक्स्ट ईयर के प्री से पहले बहुत सफिशिएंट होगा। इनफैक्ट इनमें से आधे सवाल तो मेंस में भी आने, ये मेरी श्योरिटी है। इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक करिए, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू देन।